हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम तंत्रिका कोशिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल आपने देखा था, यानी कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको बताया था। मानव तंत्रिका तंत्र को विभिन्न भागों में बांटा गया था। दो भागों में बांटा गया था ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पर्दीय तंत्रिका तंत्र। पर्दीय तंत्रिका तंत्र को हमने आपको अलग से एक्सप्लेन किया और उसके अंदर जितने भी उसके भाग थे उन सबको आपको समझाया था और यहाँ पर उसके नोट्स भी आपने बनाए थे। इसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में आपने जाना और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने मस्तिष्क और मेरुरज्जु की संरचना के बारे में पढ़ा था। मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र भी बनाया था और मस्तिष्क की संरचना को हमने नोट भी किया था। तो आज हम देखते हैं कि इस तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रमुख भूमिका किस चीज की होती है जो आपके शरीर के अंदर उपस्थित है। ये चीज यहां पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, तंत्रिका तंत्र वो तंत्र है जो आपके शरीर के सभी अंगों के साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित करता है काम करने के लिए। और इन सभी अंगों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए आपके तंत्रिका तंत्र का जो हेड है, यानी कि सेंटर ऑफ योर नर्वस सिस्टम, आपके तंत्रिका तंत्र का जो केंद्रीय भाग है उसको क्या बोला गया था? मस्तिष्क। अब ये मस्तिष्क अपनी जगह पर स्टेबल है, अपनी जगह पर रुका हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मस्तिष्क आपके पूरे शरीर में दौड़ कर जाए और सब जगह सभी अंगों की तलाश कराए और देख कर आए कि ये काम कर रहे ना कर रहे। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस मस्तिष्क के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे ये सभी अंगों में एक उचित सामंजस्य बैठा लेता है और सभी अंगों को एक ही समय पर या अलग अलग समय पर काम करने के लिए आदेश दे देता है और सारे अंग उसी हिसाब से काम करते हैं। तो इस चीज को हम देखते हैं कि हर चीज का कनेक्शन, आपके शरीर की एक कोशिका का भी कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपके केंद्रीय भाग मस्तिष्क के साथ। इस बात को हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आपके शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं, शरीर के किसी भी भाग की बात कर ले हम, जो सजीव है आपके शरीर के अंदर, ये एक तो मृत नाखून और एक बाल, इनके अंदर की कोई घटना घटित होती है। इनको जैसे बाल काटते हैं, नाखून को हम कच्चे जो वेस्ट नाखून होता है उसको काटते हैं, तो उसकी संवेदनाएं आपके मस्तिष्क के पास नहीं पहुंचती हैं। केवल दोबारा से ध्यान देना, केवल ये जो पका हुआ नाखून होता है, ये जो आपके उंगली से बाहर आ जाता है, एक तो इसके काटने पर आपको परेशानी महसूस नहीं होती है, दर्द नहीं होता है। एक बालों को काटने पर आपको दर्द नहीं होता है, क्योंकि ये निर्जीव है, इनके अंदर कोशिकाएं नहीं होती हैं। कोशिकाएं इनकी जड़ों के अंदर होती हैं जो इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। इन दो चीजों को छोड़ दें तो पूरे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं सभी जीवित कोशिकाओं से बने हुए हैं। वैसे बने तो ये भी जीवित कोशिकाओं के होते हैं, लेकिन इनका जैसे जैसे भाग ऊपर बढ़ता जाता है वो मृत होता चला जाता है। ठीक है ना। तो अब आपके शरीर का प्रत्येक भाग, कोई सा भी अंग की बात कर ले, वहां अगर थोड़ी सी पिंच भी जाए तो तुरंत आपको दर्द महसूस होता है। यानी कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका की एक छोटी से छोटी सूचना भी किसके पास पहुंचती है? केंद्रीय भाग मस्तिष्क के पास। तो इन सूचनाओं को शरीर के अंदर से ले जाने, यानी कि मस्तिष्क को पहुंचाने और मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेशों को उन अंगों तक वापस पहुंचाने के लिए आखिरकार कौन उत्तरदायी होता है, इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपके शरीर में एक ऐसी कोशिका पाई जाती है जो शरीर के प्रत्येक भाग से संवेदनाओं को एकत्रित करके आपके केंद्रीय भाग मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है।
और मस्तिष्क द्वारा दिया गया कोई भी आदेश उन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर की मांसपेशियां या क्रियाशील अंगों तक पहुंचाए जाते हैं ताकि आपके शरीर का बचाव हो सके और आपके शरीर के बारे में कोई भी आघात की सूचना आपको तुरंत पता चल सके। तो ये सारे काम करने वाली यानी कि सूचनाओं को ले जाना और वहाँ से वापस लाना, अंगों तक पहुँचाना, ये सारा काम करने वाली एक कोशिका होती है। और उस कोशिका को आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है बेटा? तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका ही आपके शरीर के अंदर संवेदनाओं को ग्रहण करके लाने ले जाने का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसलिए ये तंत्रिका कोशिका आपके शरीर की एक मूलभूत इकाई है, आपके तंत्रिका तंत्र की एक मूलभूत इकाई है, क्योंकि बिना तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका तंत्र क्रियाशील नहीं हो सकता। समझ में आ रही ना बात? तो तंत्रिका कोशिका की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? तंत्रिका तंत्र में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तंत्रिका कोशिका। तो देखो तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर परिभाषा लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना? तंत्रिका कोशिका की परिभाषा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई को ही तंत्रिका कोशिका, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नर्व सेल, कहते हैं। अब देखो थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देते हैं। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है आपके शरीर के अंदर। कौन कौन सी? संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और मिश्रित प्रकार की तंत्रिका कोशिका। ये 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें से संवेदी तंत्रिका कोशिका का तो कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों से संवेदनाओं को ग्रहण करना। यानी कि कोई भी उद्दीपन, आपके शरीर के बाहर के वातावरण से कोई भी उद्दीपन अगर होता है तो उस उद्दीपन को ग्रहण करती है संवेदी कोशिकाएं। और संवेदी कोशिकाएं उद्दीपनों को ग्रहण करने के पश्चात किसको पहुंचाती है? मस्तिष्क को। किसको पहुंचाएंगे ये? मस्तिष्क को। अब मस्तिष्क में उन सूचनाओं का विश्लेषण होगा। विश्लेषण होने के पश्चात मस्तिष्क उन सूचनाओं से संबंधित कोई भी आदेश देगा। उस आदेश को लेकर आने का काम कौन करती है? प्रेरक तंत्रिका। ये प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती हैं मस्तिष्क के द्वारा दिए गए आदेशों को क्रियाशील अंगों तक पहुंचाती हैं, मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं। और ये मिश्रित प्रकार की जो तंत्रिका कोशिका होती है ये संवेदनाओं को ले भी जा सकती है और आदेशों को वापस भी ला सकती है। यानी कि दोनों प्रकार के कार्य ये कर सकती है। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना कि तंत्रिका कोशिका जो होती है मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और मिश्रित प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं। अब देखते हैं तंत्रिका कोशिका क्या कर रही है। ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, अब देखो आगे नोट करते हैं। इन तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर में
संदेश इन तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर में संदेश या संकेत कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य किया जाता है। भेजने का कार्य किया जाता है। ठीक है ना। ये शरीर के सभी अंग या ऊतकों को तंत्रिका तंत्र के साथ जोड़ती है। आपके शरीर का कोई भी ऊतक है, उस ऊतक को किसके साथ जोड़ने का काम करती है? तंत्रिका तंत्र के साथ। तो तंत्रिका तंत्र के साथ ऊतकों को जोड़ने का काम कौन करती है? तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका जो होती है, इसके मूल रूप से 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अगर यह बनावट की बात करी जाए, तंत्रिका कोशिका की अगर बनावट की बात की जाए तो मुख्य रूप से इस कोशिका के कितने भाग हैं? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से? पहला देखो, पहला भाग है इसका कोशिका काय। पहला भाग कौन सा है इसका? कोशिका काय, जिसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। तंत्रिका कोशिका के कितने भाग है बच्चों? 3 भाग। 3 भागों में इसका पहला भाग कौन सा है? कोशिका काय। देखो, इस भाग को, तंत्रिका कोशिका का जो ये भाग है, इस भाग को साइटोन भी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका का जो कोशिका काय वाला भाग है, उसको क्या कह सकते हैं? साइटोन। ठीक है। इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और क्या हो सकते हैं बताओ? प्रारूपिक कोशिकाओं पाए जाते हैं। आपको पता होगा, 9वीं क्लास का ध्यान होगा, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जो कोशिका का सेंटर होता है, और कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसके अंदर केंद्रक और उससे संबंधित सारे के सारे कोशिकांग उसमें उपस्थित होते हैं। प्रारूपिक कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और अंतर्द्रव्य चालिका, राइबोसोम, रिक्तिका, लाइसोसोम, ये सारे जो अंग होते हैं ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में, कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, उसमें कोशिका द्रव्य में अति अभिलक्षणित
अति अविरंजित, अति अविरंजित निश्चल कण, निश्चल कण पाए जाते हैं, निश्चल कण पाए जाते हैं। देखो ये निश्चल कण, ये पूछा जाता है कई बार, निश्चल कण कहां पर उपस्थित होते हैं? निश्चल कण पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय भाग में। समझ में आ रही बात? निश्चल कण कहां पाए जाएंगे? तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय में निश्चल कण पाए जाते हैं। तो ये हो गया तंत्रिका कोशिका का पहला भाग, जिसको क्या बोला हमने? कोशिका काय। इसका दूसरा नाम क्या है? साइटोन। इसमें क्या क्या उपस्थित होगा? केंद्रक है, कोशिका द्रव है और प्रारूपिक कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अब इसका जो कोशिका द्रव है वो अविलक्षणित अति अवरंजित, यानी कि उनको अगर अविरंजित किया जाता है, अगर कोई रंग उसके अंदर डाला जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं जो अविलक्षणित होते हैं। अविलक्षणित का मतलब दिखाई देने वाले, दिखाई देते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? निश्चल कण कहते हैं। तंत्रिका कोशिका का दूसरा जो भाग होता है वो है द्रुमाक्ष। इसका दूसरा भाग है वो क्या है? द्रुमाक्ष। द्रुमाक्ष को क्या कह सकते हैं? डेंड्रॉइड्स। द्रुमाक्ष को क्या कह सकते हैं बच्चों? डेंड्रॉइड्स। ठीक है। अब ये डेंड्रॉइड्स क्या होते हैं? कोशिका काय जो होता है उससे छोटे छोटे तंतु निकलते हैं जो शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये जो कोशिका काय है, कोशिका काय से, मैं इसका चित्र जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कोशिका काय से किस तरह से छोटे छोटे तंतु निकलते हैं। कोशिका काय से निकले छोटे छोटे तंतु द्रुमाक्ष कहलाते हैं। द्रुमाक्ष कहलाते हैं जो यहां पर का मतलब कोशिका काय में, यहां पर शाखाओं के तौर पर, शाखाओं के तौर पर उपस्थित होते हैं। शाखाओं के तौर पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है? देखो द्रुमाक्ष का काम क्या होता है? ये जो तंतु हैं, ये तंतु जैसी संरचना है, ये तंतु उद्दीपनों को ग्रहण कर, उद्दीपन का मतलब कोई भी शरीर में परिवर्तन हो रहा है उसको उद्दीपन बोलते हैं। उद्दीपनों को ग्रहण कर कोशिका काय की ओर भेजना है। कहां पर भेजेंगे? कोशिका काय की। ठीक है। इनका प्रमुख काम क्या हो गया? उद्दीपनों को ग्रहण करेंगे तंतु, और उद्दीपनों को ग्रहण करने के बाद ये कहां पर भेज देंगे? कोशिका काय की ओर भेज देते हैं। इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिका का जो तीसरा भाग है उसको क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष, जिसको बोला जा सकता है एक्सोन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सोन। ठीक है ना। ये तंत्रिकाक्ष जो होता है ये एक लंबी सी संरचना होती है। कैसी होती है? यह है एक लंबा बेलनाकार
प्रवर्ध होता है जो कोशिका काय से शुरू होकर कोशिका काय से शुरू होकर धागे नुमा शाखाएं बनाता है। धागे नुमा शाखाएं बनाता है। कोशिका काय के पिछले भाग से निकलेगा और लंबा बेलनाकार प्रवर्धक पीछे धागे से बन जाते हैं। अभी चित्र में आपको बताएंगे कि किस तरह से धागे नुमा संरचना बनाता है। अब देखो, ये जो तंत्रिकाक्ष होता है, इसकी जो शाखा निकलती है, ये तंत्रिकाक्ष से क्या निकलती है? शाखाएं निकलती हैं। ये शाखाएं क्या करती हैं? एक स्थूल संरचनाओं का निर्माण करती हैं। ये शाखाएं अंत में एक स्थूल रचना का निर्माण करती हैं। स्थूल संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे क्या बोलेंगे बताओ? जिसे सिनेप्टिक नोड, जिसे क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नोड कहते हैं। तंत्रिकाक्ष की जो अगली संरचना है, जिसको जो धागेनुमा शाखा बनाती है, उस शाखा के अंत में एक स्थूल रचना का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नोड। ये जो सिनेप्टिक नोड होती है, ये उद्दीपनों को अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंचाने का कार्य करती है। इसकी सहायता से आवेग अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंचते हैं। देखो बेटा, ये हो गई आपकी तंत्रिका कोशिका की संरचना, ठीक है ना? तंत्रिका कोशिका की परिभाषा हो गई। तंत्रिका कोशिका किसको कहेंगे और ये क्या काम करती है तंत्रिका कोशिका, ये चीज की जानकारी आपको यहाँ पर ऊपर दी जा रही है। इसके बाद तंत्रिका कोशिका के मुख्य रूप से कितने भाग बताए आपको? 3 भाग। पहला भाग हो गया कोशिका काय, जिसका एक दूसरा नाम भी है क्या? साइटोन। साइटोन किसको कहते हैं? तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय को साइटोन कहते हैं, ठीक है ना? अब इस कोशिका काय के अंदर क्या क्या चीज उपस्थित है? केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और प्रारूपिक कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और इसी कोशिका काय में अभिलक्षणित का मतलब होता है कि जो आसानी से प्रकट हो सकने वाले होते हैं। अति अभिरंजित यानी कि कोई भी कलर इसकी कोशिका काय के अंदर डाला जाएगा तो ये जो कण होते हैं तुरंत रंगीन हो जाएंगे। अति अभिरंजित का मतलब होगा रंगीन हो जाएंगे और गहरे गहरे से दिखाई देंगे। अरे इन बात समझ में। तो इस अभिलक्षणित अति अभिरंजित का मतलब होता है कि ये आसानी से दिखने वाले, अपने लक्षणों को प्रकट करने वाले, और अति अभिरंजित यानी कि गहरे रंग के दिखने वाले कौन से कण पाए जाते हैं? निश्चल कण पाए जाते हैं। तो निश्चल कण कहाँ पर उपस्थित है? कोशिका काय के अंदर। दूसरा भाग होता है द्रुमाक्ष, डेंड्रॉइड्स जिसको बोलते हैं, या डेंड्रोन कह सकते हैं, कई बार इसको डेंड्रोन भी कहा जाता है, डेंड्रॉइड्स भी कहा जाता है।
कोशिका काय से निकलने वाले छोटे छोटे तंतु, ये जो कोशिका काय होता है ना, तंत्रिका कोशिका का, उससे छोटे छोटे से तंतु निकलते हैं, उनको क्या कहेंगे? द्रुमाक्ष कहेंगे। और ये यहाँ पर कहाँ पर? कोशिका काय में, यहाँ पर शाखाओं के तौर पर उपस्थित होते हैं। कोशिका काय के अंदर शाखाओं के तौर पर उपस्थित होते हैं कौन? द्रुमाक्ष। और ये तंतु उद्दीपनों को ग्रहण करके कोशिका काय की ओर भेजने का कार्य करते हैं, कोशिका काय की ओर भेजते हैं। यहाँ पर न्यू लिखेंगे, भेजते हैं। यानी कि कोई भी उद्दीपन होगा बाहरी वातावरण में, उनको ग्रहण करेंगे और कहां पर भेज देंगे? कोशिका काय में। अब कोशिका काय जो होगी वो उद्दीपन को कहां भेजेगी? अपने पीछे वाला भाग का नाम क्या है? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जो होता है, कोशिका काय के पीछे एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध होता है। प्रवर्ध का मतलब एक लंबी सी संरचना, ठीक है ना, जो कोशिका काय से शुरू होता है और धागे नुमा शाखाएं बनाता है। कोशिका काय से शुरू है कि पीछे को लंबी सी 2-3 शाखाओं में वो बट जाता है। और इसकी जो शाखा होती है प्रत्येक, किसकी? एक्सोन की या तंत्रिकाक्ष की। इसकी प्रत्येक जो शाखा होती है, उस शाखा का जो अंतिम भाग है, शाखा का जो अंतिम भाग है वो एक स्थूल रचना का निर्माण करता है। एक स्थूल रचना का निर्माण करता है, एक घुंडी सी बनाता है। वो कैसी घुंडी सी बनाता है? जैसे हम दर्शा सकते हैं, देखो इस तरह की घुंडी सी बनाता है, इसको बोलते हैं एक स्थूल संरचना। और यही क्या कहलाती है? सिनेप्टिक नोब। क्या कहलाएगी? यही सिनेप्टिक नोब कहलाएगी। तो इस तरह की संरचना बनाते हैं और ये सिनेप्टिक नोब करने का कार्य क्या हो जाएगा? सिनेप्टिक नोब जो होती है वो जो कोशिका काय के अंदर उद्दीपन आ चुके हैं, उद्दीपन कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष में आ गए, तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम सिरा है वो ये सिनेप्टिक नोब है। ये सिनेप्टिक नोब क्या करेगी कि उस उद्दीपन को अगली वाली तंत्रिका कोशिका के लिए प्रदान कर देगी और इस तरह से एक चैन बन जाएगी नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर में। और वो चैन बन जाएगी तो आपके जो उद्दीपन है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? केंद्रीय भाग तक, यानी कि मस्तिष्क तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इन आवेगों के द्वारा जो सूचनाएं होती हैं वो कहाँ पर पहुंच जाती है? मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिका अपना काम करती है। और देखो, तंत्रिका कोशिका के बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है तंत्रिका कोशिका। और कुछ प्राणी तो ऐसे हैं कि जिनमें इसकी लंबाई 1 मीटर तक की हो सकती है। तंत्रिका कोशिका की कुछ प्राणियों में तो लंबाई कितनी हो सकती है? 1 मीटर तक की। जैसे जिराफ कितना विशालकाय होता है, उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर तो इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। और आपके शरीर में इसकी लंबाई सभी कोशिकाओं से सबसे बड़ी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रख सकते हैं और चाहो तो मैं इसको यहां पर एक लाइन में नोट कर दूं। यहां लिख सकते हैं, यह शरीर की सबसे, इसी लाइन में नोट कर दे, सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यह आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में हो गया, नोट करिए इसको और नोट कर लेना। और अगर आपसे अगर कुछ रह जाता है ना तो आप वीडियो को ना पॉज कर दिया करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप आराम से उसके नोट्सों को लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो, और अब हम तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाते हैं और उसकी क्रियाविधि को देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना का चित्र कैसे बनाएंगे हम। देखो, मैं उसको ऐसे सीधे बना रहा हूं, या फिर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखो,
मेरे साथ साथ ले लो। ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है, ठीक है। इस तरह से ये थोड़े से नजदीक रहे तो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका कोशिका का, क्या बन गया बेटा, कोशिका का। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, इस तरह की संरचना, यहां पर ये संरचना लेकर देखिए। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो ये इस तरह से घुंडी बना, ठीक है ना। घुंडी नमा संरचना बताई थी ना। समझ में आ रही है। ठीक है, इस तरह की संरचना बन गई। अब ये जो ये पिछला भाग है ये शाखाओं में बढ़ जाता है इस तरह से, ठीक है ना। दो शाखाओं में बढ़ गया। अब देखो इस भाग के ऊपर इस तरह से कोशिकाएं चढ़ा दी, इस पर एक परत चढ़ी होती है माइलिन अक्षर की, ये परत चढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें यहां पर केंद्र बना दिया, इस केंद्र के चारों जीव, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ गहरे गहरे से कण बना रहा है, गहरे गहरे से कण दिखाई दे रहे हैं। ये जो गहरे गहरे से कण है ये माइलिन अक्षर की परत चढ़ी हुई है, ठीक है।
ये शाखाओं में मैंने बांट दिया। ये शाखाएं यहाँ पर आपको दो दिख रही हैं, ये ज्यादा भी हो सकती हैं, अधिक शाखाएं भी हो सकती हैं। जैसे देखो यहां से और बढ़ जाए इस तरह से, और ये भी और बढ़ सकती हैं। इस तरह से ये शाखाएं हो सकती हैं, ये शाखाएं बढ़ सकती हैं। इस तरह से ये कई शाखाओं में बटा हो सकता है। पीछे से शाखाएं यहां से भी निकल सकती है, इस तरह से भी निकल सकती है। तो ये शाखाएं यहाँ पर आप 100 भी कर सकते हो, और या फिर आप इसको 2 शाखाएं भी छोड़ सकते हो। ये शाखाएं भी मैंने बना दी है, चाहो तो इनको बनाइए, नहीं चाहे तो इनको बने मत बनाओ, ठीक है ना। इस तरह से शाखाएं निकल जाती हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा शो करके बताया है। तो आप फिलहाल इसकी 2 ही शाखाएं रहने दीजिए, ठीक है ना। अब इसका नामांकन करते हैं। तो देखो इस वाले भाग को तो क्या बोलेंगे हम, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग है ना, कोशिका काय, या इसका दूसरा नाम है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो भाग दिख रहे हैं आपको, ये दोनों भाग जो दिख रहे हैं, ये कोशिका काय से निकलने वाले छोटे छोटे तंतु है ना, जो शाखासी के तौर पर निकलती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है बेटा, द्रुमाक्ष। इनको क्या बोलोगे आप, द्रुमाक्ष, ठीक है। इसमें ये क्या है, कोशिका द्रव, और ये क्या है भाई साहब बताओ, केंद्रक, और ये जो कण मैंने यहां पर बनाए हैं, जो गहरे गहरे कण आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, निश्चल कण। समझ में आ गई। तो तंत्रिका कोशिका के 2 भाग कहेंगे ना, एक पहला भाग तो है वो कोशिका का है, दूसरा भाग कौन सा है, द्रुमाक्ष। अब तीसरे भाग की बात करें, इसको बोलेंगे बेटा हम तंत्रिका। लंबा बेलनाकार प्रवर्ग, जो आगे जाके शाखाओं में बट जाता है। समझ में आ रही बात। और ये जो है, ये पार्ट जो घुंडी नुमा भाग में आगे शाखा खत्म होती है, इसको क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक नोड। नोड माने क्या होती है, गांठ, सिनेप्टिक नोड, ठीक है। ये सिनेप्टिक नोड हो गई, और इसके ऊपर ये किसकी परत चढ़ी हुई है, मैंने अभी बोला था माइलिन आच्छद। माइलिन आच्छद के इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है। तो ये आपकी तंत्रिका कोशिका हो गई। तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भाग, समझ आ रहा है। ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का ये चित्र होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि तंत्रिका कोशिका जो होती है वो काम कैसे करती है, यानी कि इसकी जो क्रिया विधि होती है वो किस तरीके से होती है। तो ये देखने वाले हैं आप लोग, तंत्रिका कोशिका किस तरह से काम करती है, ठीक है ना। तो तंत्रिका कोशिका की क्रिया विधि, यहां से मैं इसको डिवाइड करूं, चित्र सबको दिखाई दे रहा है ना।
तो बताओ, तंत्रिका कोशिका के अंदर जो सिनेप्टिक लोब है, मैंने अभी आपको बताया था तंत्रिका अक्ष का अंतिम भाग, जिसको क्या बोला हमने, सिनेप्टिक लोब। ये सिनेप्टिक लोब क्या करती हैं, इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर के प्रत्येक ऊतक तक, शरीर का जो अंग होता है, और अंग किसका बना होता है, ऊतक तक, प्रत्येक ऊतक तक ऊतकीय, प्रत्येक ऊतकीय स्तर को कैसे जोड़ देगी, स्तर को तंत्रिका तंत्र से जोड़ देगी। यानी कि शरीर की जो कोशिकाएं हैं, यानी कि जो ऊतक हैं, उन ऊतकों को तंत्रिका तंत्र से जोड़ने का काम किसका हो गया, तंत्रिका कोशिका का, ठीक है ना। अब ऊतक और कोशिकाएं आपके शरीर के अंदर उपस्थित है और तंत्रिका कोशिका ने सब जोड़ दिए, कहते तंत्रिका तंत्र थे। तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको पहले हम बता ही चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये शरीर के बाहर से या भीतर से किसी भी प्रकार के उद्दीपन को ग्रहण करती हैं। ये कोशिकाएं शरीर के भीतर या बाहर से उद्दीपनों को ग्रहण करके, उद्दीपनों को क्या करेंगी, ग्रहण करेंगी, और ग्रहण कर इन आवेगों को, आवेग कहेंगे संकेतन, ठीक है ना, आवेगों को अगली तंत्रिका कोशिका में भेजते हैं। तंत्रिका कोशिका शरीर के बाहर या भीतर से कोई भी जो उद्दीपन होगा, कोई भी संवेदनाएं होंगी, कोई भी आवेग होंगे, उन सब को ग्रहण करेंगी और दूसरी तंत्रिका कोशिका को भेज देंगी, और दूसरी तंत्रिका कोशिका से कहां पहुंचेंगे, जिसके द्वारा ये आवेग कहां पहुंचेंगे, बताओ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ध्यान हो तो मैंने इसको CNS लिखा था, तक पहुंचते हैं। अब आपके शरीर के अंदर की और बाहर की सूचनाएं सब कहां पहुंच गई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन है, बताओ, मस्तिष्क तक पहुंच चुकी हैं। अब दूसरा काम, यहां से इनकी प्रतिक्रियाओं, यहां से इनकी प्रतिक्रियाओं, किसकी प्रतिक्रियाओं, जो आवेग मस्तिष्क तक पहुंचे हैं तो मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करेगा, तो इन प्रतिक्रियाओं के संदेशों को, जो प्रतिक्रिया होगी उसका जो संदेश होगा, उन संदेशों को लेकर कहां पहुंचेंगे, बताओ, संदेशों को वापस
वापस कार्यकारी अंगों तक पहुंचा। ठीक है, आवेग ग्रहण कर लिए, अगली तंत्रिका कोशिकाओं को भेज दिए, अगली तंत्रिका कोशिका इन आवेगन ने मस्तिष्क तक पहुंचा देगी। यहाँ पे मस्तिष्क में थे इनके कार्य कोई प्रतिक्रिया होगी, जो भी संदेश पहुंचेगा उसकी प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया के जो संदेश होंगे मैंने वापस उनको संदेशों को वापस कार्यकारी अंगों तक पहुंचाने का काम किसका हो गया? तंत्रिका कोशिका का हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अब देखो, ये आवेगों को ग्रहण कैसे करती है? आपका जो तंत्रिका अक्ष है, तंत्रिका अक्ष में सिनेप्टिक लोब है, और सिनेप्टिक लोब में कुछ पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। ये आवेगों के प्रेषण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं, तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग, तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग किससे तंत्रिका कोशिका से, इससे बाहर निकलते हैं। मैं समझाऊंगा अभी आपको पूरी प्रक्रिया। बाहर निकलते हैं, और द्रुमाक्ष जो है द्रुमाक्ष द्वारा जो गुंडी आ गए, दूसरी तंत्रिका कोशिका को दे दिए जाते हैं। द्रुमाक्ष द्वारा दूसरी तंत्रिका को दे दिए जाते हैं। इस कार्य में सिनेप्टिक नोड की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है। अब देखो, समझने की कोशिश करो। ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये आपके शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं, और इन तंत्रिका कोशिकाओं का ये जो द्रुमाक्ष वाला भाग होता है, ये आपकी त्वचा के ऊपर होता है। ठीक है। अब जैसे ही कोई पेन आपने चुभाई या फिर कोई गर्म चीज इससे छुई, तो ये द्रुमाक्ष जो होते हैं उस दर्द की संवेदना को, यानी कि उस उद्दीपन को, यानी कि आपने अपनी त्वचा का जो बाहर का वातावरण इसमें परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की जो सूचना है उसको एक द्रुमाक्ष तुरंत ग्रहण कर लेते, जिसको बोलते हैं हम आवेग। इस आवेग को द्रुमाक्ष ने पकड़ लिया। अब ये आवेग द्रुमाक्ष ने कहाँ भेज दिया? कोशिकाएं में भेज दिया। अब कोशिकाएं से इस आवेग को कहाँ पर भेज दिया जाएगा? तंत्रिकाक्ष में भेज दिया जाएगा। तंत्रिकाक्ष में ये आगे बढ़ेगा, और तंत्रिकाक्ष आगे चलकर कई भागों में, शाखाओं में विभक्त हो जाता है, और लास्ट में जाके ये गुंडीनुमा संरचना बनाता है, स्थूल संरचना बनाता है, जिसको हम सिनेप्टिक नोड कहते हैं। और यहाँ पर इस स्थान पर अब आपकी सूचनाएं आ जाएंगी। अब इस स्थान पर जब सूचनाएं आ गई, तो यहाँ दूसरी तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष जुड़ा होगा, या फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका का इस तरह से कोशिका काय जुड़ा होगा। तो ये सिनेप्टिक लोब के अंदर से सूचनाएं उसको पहुंचाती हैं। अब इस तरह से सभी तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे के पीछे जुड़ी होती हैं।
और एक दूसरे के पीछे जुड़कर एक सीधी श्रृंखला बन जाती है और उस श्रृंखला के द्वारा ये जो सूचना है कहाँ पहुंचेंगे, मस्तिष्क तक पहुंचेंगी। अब मस्तिष्क से कोई भी वहां से प्राप्त प्रतिक्रिया होगी या कोई भी आदेश होगा, मस्तिष्क वहां से कोई भी आदेश देगा और आदेश भी इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से वापस जो कार्यकारी अंग होते हैं उनके पास आएगा। कार्यकारी अंग आपके शरीर में मुख्य रूप से कौन से हैं? आपके हाथ और पैर, यही कार्यकारी अंग है प्रमुख रूप से, क्योंकि आपके शरीर के अंदर किसी भी चीज की घटना घटित होती है तो सिर्फ इन दो ही अंगों का उपयोग करते हो, अपने हाथों का उपयोग करते हो और अपने पैरों का उपयोग करते हो, ठीक है ना। तो ये कार्यकारी अंग है आपके शरीर के अंदर सबसे ज्यादा। तो कार्यकारी अंगों के पास ये सूचना पहुंच गई, कार्यकारी अंगों के पास जब सूचना पहुंच जाएगी तो तुरंत आप उस चीज को वहां से हटा देते हो। आप हटा देते हो तो आपका शरीर को होने वाला जो नुकसान होता है उससे आप बच जाते हो। तो ये तंत्रिका कोशिका काम करती है। अब देखो इसमें जो आवेग होता है वो किसके माध्यम से पहुंचा है? तंत्रिकाक्ष के माध्यम से। भाई कोशिका कैसे, यानी कि तंत्रिका कोशिका से जो आवेग होता है वो किसके माध्यम से बाहर निकलेगा? तंत्रिकाक्ष के माध्यम से बाहर निकलता है और दूसरी तंत्रिका कोशिका को दे दिया जाता है, जिसमें सिनेप्टिक लोब की जो भूमिका होती है वो बड़ी प्रमुख होती है, ठीक है ना। तो ये तंत्रिका कोशिका की क्या हो गई? क्रियाविधि। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बात और करता हूँ बेटा आपसे कि हमको ध्यान में रखना है, यहाँ क्या चीज ध्यान में रखनी है हमको? एक नाम है उसको मैं यहां नोट करने वाला हूं, सिनेप्स। सिनेप्स और इसका एक नाम और है संधि स्थल। सिनेप्स या संधि स्थल क्या होता है, इस चीज पर आपको गौर करेंगे विशेष तौर से। तो संधि स्थल का मतलब होता है कि जहां जगह पे दो चीजें आपस में जुड़ रही होंगी वहीं तो संधि होगी। यानी कि अब हम तंत्रिका कोशिका की बात कर रहे हैं तो दो चीज कौन सी जुड़नी चाहिए बताओ? दो तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़नी चाहिए ना। और दो तंत्रिका कोशिका जो आपस में जुड़ी हुई हैं उसका जो स्थान है उसको ही संधि स्थल बोलेंगे। तो देखो ई तंत्रिका कोशिका, इसका ये लास्ट भाग, इसी तरह से अगली तंत्रिका कोशिका का ये फर्स्ट भाग, ये दोनों इस जगह पर आकर जुड़ेंगे। कहां पर आकर जुड़ेंगे? इस जगह पर। गौर करो, जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये दूसरी तंत्रिका की सिनेप्टिक कोशिकाएं यहां, ठीक है ना। सिनेप्टिक लोब आ गई दूसरी तंत्रिका की। इन दोनों तंत्रिका कोशिका की जो सिनेप्टिक कोशिकाएं हैं ये आपस में एक दूसरे से टच नहीं कर रही है ना, टच थोड़ी कर रही हैं, थोड़ा सा गैप हटेगा ना, इनमें थोड़ा सा रिक्त स्थान है कि नहीं है, हटे ना। इस रिक्त स्थान को ही हम बोलते हैं संधि स्थल। दो तंत्रिका कोशिकाओं की सिनेप्टिक कोशिकाओं के मध्य उपस्थित गैप या रिक्त स्थान को ही सिनेप्स या संधि स्थल कहा जाता है। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखो। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, एक तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? न्यूरॉन। के द्रुमाक्ष, एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाक्ष से दूसरे न्यूरॉन के, एक न्यूरॉन के द्रुमाक्ष दूसरे न्यूरॉन के दूसरे या दूसरी कोशिका कहते हो, दूसरी तंत्रिका कोशिका के
तंत्रिकाक्ष। समझ में आ रही है? एक एक शब्द देख लो। एक तंत्रिका कोशिका का जो द्रव्याक्ष है, दूसरी तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष। अब देखो, एक तंत्रिका कोशिका का ये द्रव्याक्ष हो गया, ठीक है ना, और दूसरी तंत्रिका कोशिका को एक आएगा तंत्रिकाक्ष को लास्ट भाग आएगा, तो या तो ये लास्ट है और पहले को दूसरी को क्या है फर्स्ट है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तंत्रिकाक्ष से मिलने के, तंत्रिकाक्ष से मिलने का स्थान सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स कहलाता है। अब देखो, ये जो सिनेप्स होता है, ये सिनेप्स क्या होता है और ये सिनेप्स क्या मदद करता है। जो गैप होता है इन दोनों तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य एक छोटा सा गैप, एक छोटा सा गैप या रिक्त स्थान कह सकते हैं, गैप होता है, जिसे सिनेप्टिक क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्षेत्र। अब देखो, सिनेप्टिक नोड, सिनेप्टिक नोड तो पता ही है, ये सिनेप्टिक नोड में अनेक सिनेप्टिक पुटिकाएं, अनेक सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं, जो सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं जो एक विशेष प्रकार का रसायन निकालती है, जिसे न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर है, दोनों तंत्रिका कोशिकाओं की जो सिनेप्टिक नोब हैं, इन सिनेप्टिक नोबों के अंदर अनेक सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं और इन सिनेप्टिक पुटिकाओं से एक विशेष प्रकार के रसायन का स्रवण होता है, और विशेष प्रकार का जो रसायन का स्रवण हुआ है उसका नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये इस गैप के अंदर आ जाता है। ये वाला जो गैप दिख रहा है आपको, इसके बीच में क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये क्या काम करते हैं कि जो संदेश तंत्रिका कोशिका से आते हैं वो विद्युत आवेग के रूप में आते हैं, और विद्युत आवेग के रूप में आकर ये संदेश इस संधि स्थल पर आकर रुक जाते हैं, और यहाँ से इन संदेशों को भेज दिया जाता है इस गैप में न्यूरोट्रांसमीटर के पास, और ये न्यूरोट्रांसमीटर से इन संदेशों को और ऊर्जा मिलती है, यानी कि ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं
और ये और तेजी से अगली तंत्रिका कोशिका में चले जाते हैं। और इसी प्रकार से आपके शरीर की जो तंत्रिका कोशिकाएं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक सिनेप्टिक जोन होगा, सिनेप्टिक स्थल होगा और उस सिनेप्टिक स्थल पर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाएंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर उन तंत्रिका कोशिकाओं से आने वाले आवेगों को और ऊर्जा प्रदान करेंगे और उस ऊर्जा को ग्रहण करके ये आवेग बहुत तीव्र गति से विद्युत की तरह गति करेंगे। इसलिए तंत्रिका कोशिकाओं से चलने वाले जो आवेग होते हैं उनको विद्युत आवेग माना जाता है। आप देखते होंगे कि लाइट कितनी तेज चलती है, तो ये आपकी बिजली से भी तेज चलने वाले आवेग होते हैं। तो आप लोग सोचिए कि जब आपके पैर में कांटा लगता है तो पैर में कांटा लगने पर उसकी सूचना इन तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के पास पहुंचती है। इसी तरह से मस्तिष्क उस सूचना का विश्लेषण करता है और ये पता लगाता है कि शरीर के किस अंग में क्या परिवर्तन हुआ है, यानी कि कहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है। तो उस अंग का वो पता लगाता है, तब आपको महसूस होता है कि किस पैर में दर्द हो रहा है। उसके बाद आपका मस्तिष्क प्रेरक तंत्रिकाओं को आदेश देता है और वो प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती हैं वो आपके हाथों वाली तंत्रिकाओं को आदेश आता है, आपके पैरों वाली तंत्रिकाओं को आदेश आता है। तो आपका पैर तुरंत उस कांटे वाली जगह से तो ऊपर उठ जाता है और आपके जो हाथ होते हैं वो सीधे सीधे, चाहे हम उस तरफ देख पाएं या ना देख पाएं, लेकिन सीधे सीधे उसी जगह पर आपके ये हाथ पहुंचेंगे जहाँ पर कांटा लगा हुआ है और आप आसानी से उस कांटे को निकाल कर फेंक देते हो। आ रही बात समझ में? तो ये तंत्रिका कोशिकाओं की प्रमुख भूमिका होती है। इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिकाएं आपके शरीर में काम करती हैं और तंत्रिका तंत्र से शरीर के प्रत्येक भाग को जोड़ने का सबसे प्रमुख काम जो है वो किसका है? तंत्रिका कोशिकाओं का है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बदलता हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के सिनेप्टिक क्षेत्र में भरा द्रव, दो तंत्रिका कोशिकाओं के सिनेप्टिक क्षेत्र में पाया जाने वाला विशिष्ट प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिकीय आवेगों को अगली तंत्रिका कोशिका में प्रेषित करने का कार्य करता है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो मैं न्यूरोट्रांसमीटर को भी यहाँ पर अलग से परिभाषित कर रहा हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के संधि स्थल, सिनेप्टिक क्षेत्र है वो ना, संधि स्थल पर सिनेप्टिक नोड के मध्य रिक्त स्थान में पाया जाने वाला विशेष रासायनिक पदार्थ जो आवेगों को अगली तंत्रिका कोशिका में तीव्र गति से प्रेषित करते हैं, ठीक है। उन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं।
जैसे मैं यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण भी लिख रहा हूं, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, ये हार्मोन ही होते हैं, विशेष प्रकार के जो रसायन है ना, ये हार्मोन ही होते हैं। और दो उदाहरण लिख रहा हूं, डोपामीन, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण लिख दिए मैंने बेटा आपके लिए। तो ये तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको दी गई कंप्लीट जानकारी है कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं। हमने सिस्टम से इसको देखा है कि तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है, तंत्रिका कोशिका की बनावट कैसे होती है, इसके मुख्य रूप से कितने भाग हैं, 3 भाग आपको बताए थे, कोशिकाएं, क्रमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। फिर इसके बाद इसका हमने नामांकित चित्र बनाया है। फिर तंत्रिका कोशिका की हमने क्रियाविधि देखी है कि तंत्रिका कोशिका किस तरह से काम करती है। तो एक सामान्य सी क्रियाविधि आपको यहाँ पर बताई है और उस सामान्य सी क्रियाविधि से आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद हमने देखा है कि तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में किसी न किसी स्थान पर तो जुड़ी होंगी और जुड़ने वाला जो स्थान होगा वो क्या कहलाएगा, संधि स्थल या सिनेप्स क्षेत्र। तो संधि स्थल और सिनेप्स क्षेत्र क्या होता है ये आपको बताया गया है। अब संधि स्थल और सिनेप्स क्षेत्र में जो गैप होता है, उस गैप के बीच में एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ भरा होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर की क्या भूमिका होती है ये भी आपको यहाँ पर समझाया गया है और इसके उदाहरण भी यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है ना। तो आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। आप ध्यान से इसे चेक करते हुए नोट करेंगे और स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे। और हर जगह पर ये हेडिंग जो मैंने डाली है ये एक क्वेश्चन है, एक हेडिंग एक प्रश्न है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना। तो नोट करिए इसको।